हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मतलब ये कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति भारत में कैसे काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में एक सब टॉपिक है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक वो तरीका है, वो टूल है जिससे मार्केट में कैश फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। आइए समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एनी कॉन्शियस एक्शन अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज टू चेंज द क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा एक्शन जो लिया गया है किस लिए? अथॉरिटीज के द्वारा। चेंज क्वांटिटी मतलब ये कि बाजार में पैसे की मात्रा को चेंज करने के लिए। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता कम या ज्यादा करने के लिए। कॉस्ट ऑफ मनी मतलब ये कह लें कि पैसे की कीमत बढ़ाने या घटाने। पैसे की कीमत कैसे? ब्याज घटाने या बढ़ाने के लिए। तो मतलब कुल मिला के अगर मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब मौद्रिक नीति बनाने वाले लोग या अथॉरिटीज जो हैं वो अगर कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिसमें वो मार्केट में पैसे की मात्रा को, क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, उसकी उपलब्धता को कंट्रोल करते हैं कि पैसा ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए या मुश्किल से मिलना चाहिए, महंगा मिलना चाहिए या सस्ता मिलना चाहिए, कम इंटरेस्ट लगना चाहिए या ज्यादा इंटरेस्ट लगना चाहिए। अगर ऐसा किसी एक्शन के द्वारा तय किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों देखिए, साफ साफ लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई का एक टूल है, काहे के लिए? टू कंट्रोल कैश फ्लो इन द मार्केट। मतलब बाजार में कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट वीडियो जब हम आरबीआई के फंक्शंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बाजार में कैश फ्लो कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। क्योंकि कैश फ्लो अगर ये कैश फ्लो ज्यादा होता है तो मैंने आपको समझाया था इससे क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। और अगर कैश फ्लो कम होता है तो उससे मंदी आती है। मंदी मतलब रिसेशन आता है, बाजार ठप हो जाता है। पैसा जब जरूरत से ज्यादा हो तो महंगाई बहुत बढ़ने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है। और जब पैसा या कैश फ्लो कम हो मार्केट में तो मंदी आने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो पैसा जरूरत से ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आरबीआई कोशिश करता है कि भैया कैश फ्लो को वापस से क्या किया जाए? कम किया जाए। और जब मंदी आती है, बाजार ठप होने लगता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, तो बाजार को वापस से उठाने के लिए मार्केट में कैश फ्लो जो कम है उसे कैश फ्लो को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। कैश फ्लो बढ़ता है तो लोग खरीदारी करते हैं, खरीदारी करते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो बाजार में रौनक लौटती है, खरीदारी बढ़ती है, फैक्ट्रियों में सामान बनता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, इनकम बढ़ती है ना? तो वो मंदी दूर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार में पैसा कम भी करते हैं और पैसा बढ़ाते भी हैं, और वो सब किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। मतलब शुद्ध और क्लियर शब्दों में मैं अगर आपको कहूं तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वह रणनीति है जिससे आरबीआई मार्केट में या बाजार में पैसों की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब उसे लगता है कि बाजार में पैसा ज्यादा जा रहा है तो वो कैश फ्लो को कम कर लेता है, और जब उसे लगता है कि नहीं मार्केट में पैसा कम है तो बाजार में पैसे के बहाव को बढ़ा देता है। और वो ये सब किससे कर पाता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। फ्रेंड्स, आरबीआई रिव्यूज इट्स मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। मतलब ये कि आरबीआई हर 2 महीने में ये तय करता है कि बाजार में पैसे को बढ़ाएं या पैसे को घटाएं। ये हर 2 महीने में वो तय करता है, फिक्स करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति के जो रिव्यूज हैं आरबीआई कब करता है, तो आपको याद रखना है आफ्टर एवरी 2 मंथ। हर 2 माह में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू जो है वो करता है। मतलब अगर हर 2 महीने में करता है तो एक साल में कितनी बार करता है? 6 टाइम्स इन अ ईयर। याद रखें अच्छे से, मौद्रिक नीति की समीक्षा वर्ष में 6 बार, मतलब कि हर 2 माह में 1 बार होती है। फ्रेंड्स, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में, है ना? अब उसके बारे में बात करते हैं।
Setting up of a committee to decide on monetary policy was first proposed by उर्जित पटेल। आरबीआई के गवर्नर हैं, उप गवर्नर भी मतलब गवर्नर थे, उप गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये जो है उर्जित पटेल थे, इनके नाम से जो कमेटी थी, उर्जित पटेल कमेटी ने पहली बार ये सुझाव दिया कि हमें क्या करना चाहिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बना देना चाहिए, सेटिंग अप ऑफ कमेटी फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। हमें क्या करना चाहिए, कमेटी बना देना चाहिए, किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सुझाव या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का सुझाव किसने दिया, तो आप बताएंगे उर्जित पटेल साहब ने यह सुझाव दिया था। कमेटी, ये जो उर्जित पटेल कमेटी है, कमेटी सजेस्टेड आ 5 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आपसे पूछा जाएगा कि कमेटी ने कितने जो है सदस्यों वाली कमेटी का सजेशन दिया, तो एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो कितने सदस्य, 5 मेंबर्स कमेटी। अच्छा, ये जो 5 मेंबर्स कमेटी, इसमें से 3 मेंबर्स फ्रॉम दी आरबीआई, मतलब 3 सदस्य जो हैं वो आरबीआई से होते हैं, एंड 2 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए कि साहब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति कमेटी। अब मौद्रिक नीति कमेटी जो है, इसमें बेसिकली कुल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, है ना। और इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य जो हैं वो आरबीआई से होते हैं, आरबीआई उन्हें अपॉइंट करता है, और 2 सदस्य जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत सरकार नॉमिनेट करती है। इज इट क्लियर। हालांकि जब शुरू में जब ये कमेटी सेटअप हो रही थी मॉनेटरी पॉलिसी की, तब विवाद ये चल रहा था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कि सदस्य जो हैं इसमें 7 होंगे, जिसमें से 4 सदस्य सरकार की तरफ से होंगे और 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होंगे। मतलब ये कि सरकार ये तय करेगी कि बाजार में पैसा जो है वो कब और कितना होना चाहिए। लेकिन बात नहीं बनी और काफी नेगोशिएशंस के बाद फाइनली ये तय हुआ कि भैया ज्यादा मेंबर्स आरबीआई के ही रहेंगे, क्योंकि आरबीआई की ड्यूटी है बाजार में महंगाई को नियंत्रण में रखना। क्लियर है। तो आरबीआई के मेंबर कितने होते हैं, 3, और 2 मेंबर किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो 5 सदस्य कमेटी होती है मौद्रिक नीति कमेटी। फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी came into force on 27th of June 2016। 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई। आप याद रखेंगे 27th of जून 2016, ज्यादा समय हुआ नहीं है इसको। और आपको पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो है स्थापना का सुझाव जो है वो किसने दिया, तो आप बताएंगे कि सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया, उर्जित पटेल साहब, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ओवरव्यू दिया कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या क्या हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी ये पहला उद्देश्य है। प्राइस स्टेबिलिटी पहला उद्देश्य मतलब ये कि दामों को नियंत्रण में रखना। अब दामों को नियंत्रण में रखने का क्या जो है वो कैसे कर सकते हैं, इससे तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली सब कुछ खेल जो है वो पैसे का ही है। अगर बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो जब ज्यादा पैसा होगा तो खरीदारी भी ज्यादा होगी, और जब खरीदारी ज्यादा होगी मतलब डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब डिमांड ज्यादा हो गई तो महंगाई भी ज्यादा हो गई। तो मतलब ज्यादा पैसा होने की वजह से महंगाई होती है। क्लियर है। अब महंगाई ना हो इसके लिए क्या करें भैया, तो आरबीआई क्या करता है, बाजार से मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से जो है पैसा कम कर देता है, थोड़ी सी पैसे की क्वांटिटी को मार्केट से कम कर देता। मार्केट से पैसे की क्वांटिटी को कम करना मतलब ये कि अब जब लोगों के पास लिमिटेड पैसा होगा तो वो खरीदारी लिमिटेड करेंगे तो डिमांड कम होगी, और कम होगी तो दाम भी नीचे आएंगे। तो मतलब ये कि मूल्य का संतुलन बनाए रखने के लिए आप यहां पर लिखेंगे सिंपल, मूल्य
संतुलन रखने के लिए भी जो है बेसिकली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग करता है। दूसरा अगर आपसे बताया जाए तो फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, हेल्थ के लिए अगर लोन चाहिए और हम चाहते हैं कि मार्केट में इसके बहाने लोन ज्यादा फ्लो हो, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा फ्लो हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा लोन दिया जाए, तो बेसिकली उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोन को सस्ता कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा, अपना ब्याज कम कर देगा बैंकों के लिए। फिर बैंक क्या करेंगे, जनता के लिए अपना ब्याज कम कर देंगे, जनता ज्यादा लोन लेगी और किस चीज के लिए लेगी, तो डिफरेंट जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह है, उसके लिए लोन आसानी से और कम इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है कि लोन या उधार का फ्लो भी जो है वो मैनेज किया जा सकता है, क्रेडिट फ्लो भी मैनेज होता है ना। अच्छा, उसके बाद स्टेबिलिटी फॉर द नेशनल करेंसी। बेसिकली देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो रुपी है, रुपी की वैल्यू अभी लगभग जो है मैं आपको बता दूं $1 इक्वल टू ₹79 के आसपास हो गया है ना। अब $1 बराबर 79 है और ये चाहते हैं अगर हम कि ये वैल्यू जो है वो घटे, रुपया मजबूत हो और $1 बराबर 70 हो जाए, 60 हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए, तो ये तब होगा जब हम देश में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने से, जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, डॉलर्स बढ़ेंगे, डॉलर का रिजर्व जो है वो बढ़ेगा, देश में रिजर्व बढ़ेगा। अब जब डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा भाई साहब, हमारे पास डॉलर ज्यादा हो जाएंगे तो देश में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और आपको पता है जिसकी डिमांड कम उसके दाम भी कम। तो मतलब ये कि $1 इक्वल टू बराबर हो सकता है कि नीचे आ जाए 75 हो जाए, और नीचे आ जाए तो हो सकता है 70 हो जाए। ये कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाएंगे। लेकिन डॉलर तो तब कमाएंगे ना जब हम अपने देश में कुछ बनाएंगे, और वो तो हम तब बनाएंगे ना जब हमें मैन्युफैक्चरिंग या वस्तुओं को निर्माण करने के लिए, फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लोन आसानी से मिल जाए। और लोन कैसे मिलेगा, जब वो सस्ता इंटरेस्ट ले या कम इंटरेस्ट ले। तो कम इंटरेस्ट की व्यवस्था हम कहां से कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से हम लोन सस्ते कर सकते हैं। आरबीआई जो है क्या करता है, बैंकों के लिए लोन सस्ता कर देता है, बैंक ग्राहकों के लिए, कंपनियों के लिए लोन सस्ता कर देती है। तो उससे क्या हो जाता है भैया, लोगों को उधार मिलता है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं बढ़िया, विदेशों में बेचते हैं, देश की कमाई होती है। और जब देश की कमाई होती है तो वो डॉलर्स में होती है, और डॉलर का रिजर्व जो है आरबीआई के पास बढ़ता जाता है। और जब डॉलर का रिजर्व हमारा बढ़ता जाएगा तो मान लीजिए बेतहाशा जब डॉलर हमारे पास रिजर्व हो जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि जब $1 इक्वल टू 20 रुपीज हो जाए। और कभी आपकी नींद खुले और मान लीजिए सुबह आपने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भारत में जो है तेल के कुओं का पता लगाया गया, या भारत में सोने की खदानों का पता लगाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि $1 इक्वल टू किसी दिन 1 रुपी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन $10 बराबर 1 रुपए हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी सपना है, लेकिन ये सपना अपना तब हो पाएगा जब शायद हमारे यहां दुनिया भर के सारे हथियार बनने लगे और दुनिया का हर देश हम ही से हथियार खरीदे। दुनिया का हर देश हमसे अनाज खरीदे, हमसे क्रूड ऑयल खरीदे, हमसे गोल्ड खरीदे, हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल है ना, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सब हमसे ही खरीदे। जब हमारा निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स बना के विदेशों में बेचेंगे, और उससे बेतहाशा कमाई होगी डॉलर्स में, और डॉलर में जब कमाई होगी तो डॉलर की डिमांड देश में गिर जाएगी, और फिर जो है क्या हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। $10 इक्वल टू 1 रुपीज। हालांकि ये असंभव बात है फिलहाल के कंटेक्स्ट में, तो है ना। हालांकि मैंने आपको बताया क्या है, नेशनल करेंसी मतलब हमारे रुपी को स्टेबल रखने के लिए, है ना, जरूरी है मॉनेटरी पॉलिसी का जो है मजबूत होना। और मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत मतलब ये कि सिंपल है, आसानी से सस्ता लोन मिलेगा उद्योगपतियों को, वो फिर सस्ता सामान बनाएंगे, विदेशों में बेचेंगे, उससे कमाई होगी तो हमारा रुपी जो है वो स्टेबल रहेगा। फिर उसके बाद ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम,
मतलब ये कि रोजगार में और आय में वृद्धि। तो सिंपल सी बात है कि जब आरबीआई अपना लोन सस्ता कर देगा, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाएगा, तो लोगों का धंधा पानी अच्छा चलेगा और उससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ में उनकी इनकम भी बढ़ेगी, आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद और दूसरा ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का है, वो क्या है? टू प्रमोट एंड एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। मतलब देश में आर्थिक जो है ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि जो है उसको बेसिकली प्रमोट करना, एनकरेज करना, उसके लिए जो है कोशिश करना। तो ये कुल मिला के ग्रोथ बढ़ाना देश की, रोजगार में वृद्धि करना, आय बढ़ाना, राष्ट्रीय मुद्रा की कीमत गिरने ना देना, उसके बाद फिर जो विशेष उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें उनके लिए उधार की व्यवस्था करना, और दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी बात कि जो मूल्य वृद्धि है उसको स्थिर रखना, उसको स्टेबल रखना। इतने सारे काम जो हैं वो किसके हैं? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के, हिंदी में उसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेसिकली, ये मॉनेटरी पॉलिसी आपको जो दिख रही है इसके दो मेजर्स होते हैं। एक होता है QUAN, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है, और एक होता है QUAL, ये क्वालिटेटिव मेजर्स होता है। क्वांटिटेटिव्स और क्वालिटेटिव्स। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा और क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के टूल्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स जो देश में पैसे की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, मतलब वो जो है बैंकिंग सिस्टम की गुणवत्ता या वित्त व्यवस्था की गुणवत्ता को जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम आपको दिख रहा है या जो अप्रोच आपको दिख रहा है वो दिख रहा है क्वांटिटेटिव। मतलब हम जितने भी यहां फैक्टर्स की बात करेंगे इन सब से बाजार में या मार्केट में पैसे की क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है। आइए पहली बात हम करेंगे बेसिकली बैंक रेट की। तो बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से 3 माह से ज्यादा का लोन लेता है। मतलब ये कि बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए अगर ये जो है वो अभी चल रहा है 5.15%, मान लीजिए अगर ये इतना चल रहा है, तो मतलब ये कि अगर बैंकों को लोन चाहिए, वो भी 3 महीने से ज्यादा का लोन चाहिए, तो कौन सा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? बैंक रेट चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? अब बैंक रेट के बाद फिर बात करें तो ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं? SLR। तो ये जो SLR है या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये क्या होता है भैया? तो बैंक अपने पास कुछ पैसा जमा करके रखता है ना। बैंकों के पास डेली डिपॉजिट का जितना भी पैसा आता है अपने पास वो कुछ पैसा जमा करके रखता है। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए जैसे 18% बैंक में दिन भर मान लीजिए 1000 रुपए आ रहा है उसके पास, तो 18% अपने पास जमा करके रख लेता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ये सब SLR कहलाता है। इससे भी बाजार में पैसे की क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। उसके बाद फिर बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये होता है CRR। क्या कहलाता है ये? CRR। अब CRR क्या है? तो CRR जो है बेसिकली वो पैसा है जो ये SLR वाला जो पैसा है बैंक अपने पास रखता है, बैंक स्वयं जमा रखता है। इज दैट क्लियर? बैंक स्वयं जमा रखता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और यहां पर क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो में? कि बैंकों के पास जितना भी पैसा आता है दिन भर में डिपॉजिट, उसका जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 4% चल रहा है, तो बैंक क्या करेगा, अपने उसके पास दिन में 1000 रुपए आया डिपॉजिट में, तो वो उसका 4% जो है वो कहां भिजवा देगा? आरबीआई के पास में, आरबीआई को दे देगा, और वो भी कैश के फॉर्म में। इसके फॉर्म में देगा, कैश के फॉर्म में वो दे देगा आरबीआई। तो डेली जो भी पैसा आता है उसका कुछ परसेंट बैंक अपने पास जमा करके रखते हैं, वो कहलाता है SLR।
और कुछ परसेंट कैश के रूप में आरबीआई को भिजवा देते हैं, वो कहलाता है सीआरआर। तो बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर और भी कुछ रेट्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा दस्तावेज जिसकी मदद से गवर्नमेंट उधार लेती है। क्लियर? जिसकी मदद से गवर्नमेंट पैसा जुटाती है। तो गवर्नमेंट उधार लेती है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से, और इससे भी मार्केट में कैश फ्लो कम ज्यादा होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन पे तो मैं अलग से जो है वो एक वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आपको मैं समझाऊंगा वहां पर। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं खुद की, पर मैं बता रहा हूं कि ये डिस्कशन बहुत ही अल्ट्रा लेवल का होने वाला है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया कौन से मेजर्स हैं जिनसे बाजार में पैसे की क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है? तो आप बताएंगे एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब से जो है वो फर्क पड़ता है किस पर? पैसे की क्वांटिटी पर। तो ये हो गया कौन सा? क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब यहां पर लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो देखो ध्यान से मैंने लिखा हुआ है ये क्या, कौन सी अप्रोच है? क्वांटिटेटिव। मतलब मार्केट में ये कैसी जो है क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, पैसे की क्वांटिटी या मात्रा कितनी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन शॉर्ट में बोलते हैं ओएमओ, ये एक जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इट मींस द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि बेसिकली जो सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई अगर बेसिकली सिक्योरिटीज को या तो खरीदता है या बेचता है। सिक्योरिटीज मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जिनसे सरकार उधार लेती है ना। तो ऐसे दस्तावेज जो है अगर आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक उन्हें खरीदता और बेचता है तो उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। द ओएमओ इज द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टूल टू मॉनेटरी कंट्रोल। फ्रेंड्स वैसे तो मैंने फिर बताया, आपको एक बार और दोहरा दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक सेपरेट वीडियो में आने वाले दिनों में नहीं, नेक्स्ट वीडियो ही ओपन मार्केट ऑपरेशन का मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल के लिए जब तक मैं डिटेल वीडियो नहीं लेके आता, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिससे कि आरबीआई बाजार से पैसा खींच सकता है या मार्केट में कैश फ्लो को कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी कैश फ्लो को कंट्रोल करने का एक तरीका है। और कौन सा तरीका है? क्वांटिटेटिव। मतलब इससे पैसे की मात्रा पर असर पड़ता है, कैश फ्लो कम ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज मॉनेटरी जो है कंट्रोल टूल है। अब उसके बाद फिर बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद बैंक रेट। तो बैंक रेट मैंने बताया, for practical purpose bank rate is the rate which at the central bank charges on the loan and advances to the commercial bank। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक जो है को चुकाना पड़ता है किसको? आरबीआई को, जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, और वो भी 3 महीने तक का। मैंने आपको फिर से पीछे भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं कि बैंक रेट में क्या होता है? बैंक आरबीआई से 3 माह से ज्यादा का लोन ले सकते हैं। क्लियर है? बैंक आरबीआई से 3 महीने से ज्यादा का अगर लोन ले रहा है ना, 3 महीने से ज्यादा का अगर लोन ले रहा है तो मतलब वो इंटरेस्ट जो ब्याज चुकाना पड़ेगा बैंक को वो क्या है? बैंक रेट है ना। ये आप याद रखेंगे, सिंपल सी बात। कल को कोई पूछे कि साहब बैंक रेट की डेफिनेशन क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे बैंक रेट की डेफिनेशन क्या है? वो इंटरेस्ट रेट जिस पर कोई बैंक आरबीआई से 3 महीने से ज्यादा का लोन ले पाता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। उसके बाद फिर कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता ही दिया कि दिन भर में बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है उसका एक निश्चित परसेंट या सर्टेन परसेंट जो है वो बैंक कहां भिजवा देते हैं? आरबीआई के पास भिजवा देते हैं। और वो भी किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो जब कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास पैसा भेजता है कौन? बैंक, तो उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर है? फिर से बता दे रहा हूं, सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा है जो बैंक अपने पास से किसके पास जमा करवाते हैं? आरबीआई के पास रिजर्व करवाते हैं पर डे।
उनके पास डेली जितना भी पैसा आता है उसका एक निश्चित प्रतिशत 4%, 4.5% वो डेली के डेली आरबीआई में जमा कराते हैं। उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फ्यूचर में ये काम आता है। मार्केट में कैश फ्लो को कंट्रोल करने का बड़ा जो है मेजर है। मैंने बताया ना, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मतलब इससे मार्केट में एक पैसे की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद फिर बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जो है वो क्या होता है भैया? तो एसएलआर मतलब वो पैसा जो बैंक अपने पास जमा करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व, है ना, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब वो दस्तावेज जो ये सबूत देते कि आपने सरकार में इन्वेस्ट किया है या सरकार की योजनाओं में पैसा लगाया, सरकार को उधार दिया। तो भैया अगर एसएलआर पता लगाना है तो सीधी सी बात है, अगर किसी बैंक में डेली 1,000 रुपए आता है तो उसका कुछ परसेंट जो है वो बैंक अपने पास रख लेता है। कुछ परसेंट, X% इसका बैंक अपने पास रख लेता है। और यहां पर भैया ये अगर 1,000 है तो उसका कुछ परसेंट जो है वो, जैसे मान लो X% नहीं, Y% वो आरबीआई को भिजवाता है। अब ध्यान से देखिए, एक दिन में बैंक के पास कितना पैसा आया? 1,000 रुपए। उस 1,000 का X% बैंक ने अपने पास रख लिया। किस किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस फॉर्म में रख लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है? अधिकतम तो वो आरबीआई करवाता है और अधिकतम वो होता है 40%, 40%। एसएलआर की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? 40%। मतलब ये कि 1,000 का 40% जो है वो बैंक अपने पास रख लेंगे। लेकिन ये सब किसके कहने पे होता है? आरबीआई के कहने पर होता है। एसएलआर की मैक्सिमम रेंज है। हालांकि अभी 18, 18.5% चल रहा है ये। मतलब ये कि दिन भर में से 1,000 रुपए अगर आता है तो उसका 18.5% बैंक अपने पास रखते हैं। और अगर लगभग 4, 4.5% जो है वो क्या चल रहा है? सीआरआर। सीआरआर क्या होता है कि डेली के पैसे का कुछ परसेंट जो है आरबीआई को भिजवा, जो अपने पास रखते हैं एसएलआर। बैंक जो पैसा अपने पास बचा के रख लेते हैं डेली के पैसे में से, वो एसएलआर है। और आरबीआई को कैश के रूप में भिजवा देते हैं, वो क्या है? सीआरआर है। ये आप याद रखेंगे, है ना। चलिए, ओके। अब दूसरा अप्रोच, अभी तक हमने जो अप्रोच पढ़ा वो था क्वांटिटेटिव अप्रोच, मतलब मार्केट में कैश फ्लो पर असर डालता था। अब हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच मतलब ये कि जो मार्केट में, सिस्टम में क्वालिटी या गुणवत्ता को इंप्रूव करेगा। तो पहला भैया कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, मतलब कुल मिला के ये है कि जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको उधार देने के नियमों में जो है परिवर्तन, ऋण नियमों में परिवर्तन। परिवर्तन। ठीक है, तो मतलब ऋण नियमों में परिवर्तन कैसे भैया? उन्हें बोला कि अगर कोई फ्रेशर है ना, अगर कोई जो है महिला है, फ्रेशर है, अभी अभी जो है उसने ग्रेजुएशन किया है, अगर वो लोन लेने आती है तो हम उसको जो है कम इंटरेस्ट पर 3% कम इंटरेस्ट पर लोन देंगे, इंटरेस्ट पे 3% का डिस्काउंट देंगे। तो ये क्या हो गया भैया? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, मतलब उधार देने के नए नियम बना दिए। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद भैया क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग मतलब ये कि यहां पर लिमिट तय कर देते हैं कि भैया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को इतने लाख तक का ही लोन मिलेगा, और अगर उसे इससे ऊपर का लोन चाहिए, जैसे मान लीजिए लिमिट तय कर दी 50 लाख, अगर उससे ऊपर का लोन चाहिए तो वो बोल देगा कि भैया ऊपर का लोन चाहिए तो वो बोल देगा कि अगर इससे ऊपर का लोन लिया तो 5% आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और ये जो क्रेडिट रेशनिंग है, सीधा सा मतलब जैसे मान लीजिए कंपनियों को कहा कि आपको हम 50 लाख तक का लोन दे सकते हैं, है ना, यहां लिमिट तय कर दी 50 लाख, और फिर दूसरा जो है एक और लिमिट बता दिया कि अगर 50 लाख से ज्यादा, अगर 50 लाख से
ज्यादा लोन चाहिए तो ब्याज ज्यादा लगेगा, ब्याज ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली अगर आरबीआई चाहता है कि कंपनी ज्यादा लोन ले तो वो इस ब्याज को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना, इस लिमिट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर है, अगर फायदा पहुंचाना चाहता है तो ये क्रेडिट रेशनिंग कहलाती है। ये भी क्या है, क्वालिटेटिव मेजर है, जो मतलब ये कि सिस्टम या आर्थिक व्यवस्था की जो है वो क्वालिटी या गुणवत्ता को बढ़ाता है। एक और मेजर है चेंज इन लेंडिंग मार्जिन। अब लेंडिंग मार्जिन क्या होता है कि जो वस्तु आपने गिरवी रखी है, अब आपने गिरवी क्या रखा है, मान लो मकान, मकान आपने गिरवी रखा है। अच्छा, अब मकान जो गिरवी रखा है और आपको लोन चाहिए कितने का, 50 लाख का, 50 लाख का लोन चाहिए। अब 50 लाख का लोन चाहिए और मकान गिरवी रखा और मकान की वैल्यू जो है वो है 70 लाख। तो भैया नियम बना के रखा जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी जितने की भी हो, अगर मान लीजिए कि हम उसका 70% तक जो है वो लोन दे सकते हैं, मतलब 70 लाख के मकान पर मैक्सिमम जो है वो कितना लोन मिल जाएगा। तो भैया आप ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर जो है 70 लाख है वो 70% दे रहे हैं, है ना। तो अब आप देखो कि 70 लाख का 10% कितना हुआ, 7 लाख। क्लियर है, और 7 का मल्टीप्लाई जो है वो आप कर दो किससे, 7 से ही, तो कितना आ गया 49, मतलब 49 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। तो यहां पर लोन कितना मिल सकता है, 49 लाख, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 70 लाख। तो ये क्या कहलाता है, मार्जिन। एक्चुअल में जो लोन का अमाउंट है और प्लस ये जो बेसिकली मकान की कीमत है, इनके बीच में जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 21 लाख। यही कहलाता है लेंडिंग मार्जिन। ये मार्जिन जितना कम होगा उतना ज्यादा लोगों को लोन में फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो चाहता है आरबीआई की लोग लोन ना लें या कम से कम लें, तो वो क्या करेगा, इनका गैप बढ़ा देगा। वो बोलेगा 70 लाख की जमीन गिरवी रखिए, हम आपको लोन देंगे 20 लाख। तो अपने आप ज्यादातर लोग लोन नहीं लेंगे, इतना महंगा जमीन गिरवी रख के हम लोन क्यों लें। इज दैट क्लियर। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, चेंजिंग लेंडिंग मार्जिन। मतलब ये कि वो प्रॉपर्टी और लोन के अमाउंट के बीच के डिफरेंस को घटाता बढ़ाता रहता है। इससे भी जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच जो है वो पूरा होता है। मतलब ये कि सिस्टम की व्यवस्था की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बनी रहती है। जैसे मैंने बताया, क्रेडिट रेशनिंग एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। अंडर दिस 2 मेजर्स आर अडॉप्टेड। imposition of upper limits on the credit available to the large industries and firms, मतलब बड़ी कंपनियों को एक अपर लिमिट सेट कर देते हैं, है ना। अपर लिमिट मतलब ये कि आप इससे ज्यादा का लोन नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि चार्जिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट, मतलब ये कि अधिक ब्याज भी चार्ज कर देते हो कि भैया अगर आपने इससे ऊपर का लोन लिया तो आपको ब्याज भी ज्यादा लगेगा। तो ये क्या कहलाती है, क्रेडिट रेशनिंग। और ये क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये गुणवत्ता बढ़ाता है। फिर चेंजिंग लेंडिंग मार्जिन, मैंने आपको बता दिया कि आप जो गिरवी रख रहे हो, द बैंक प्रोवाइड लोन ओनली अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी। मोर्टगेज प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जमीन। हाँ, मोर्टगेज मतलब क्या होता है, जमीन, मकान, ठीक है, या दुकान। ये कुछ भी अगर आप गिरवी रखते हो तो वो मोर्टगेज कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सब अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं तो गिरवी रखने वाली चीज क्या कहलाती है, मोर्टगेज प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिए कि भैया मोर्टगेज प्रॉपर्टी का एक सर्टेन परसेंट ही जो है वो लोन दिया जा सकता है। अगर ये 1 करोड़ की है तो उन्होंने बोल दिया कि साहब हम 60% लोन देते हैं मोर्टगेज पे, तो 1 करोड़ की जमीन है, लोन मिल जाएगा 60 लाख, है ना, ऐसा। और यहां पर द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी एंड अमाउंट एडवांस्ड इज कॉल्ड लेंडिंग मार्जिन। इसी को लेंडिंग मार्जिन बोला जाता है। मतलब ये कि जमीन की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, उस पर लोन मिल रहा है कितने का, 60 लाख का, तो मार्जिन कितना है, 40 लाख का, उसी को लेंडिंग मार्जिन बोला जाता है। मैंने पिछली स्लाइड में भी इसको अपने तरीके से समझाया, अब ये जो लिखा है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। और ये सब कौन से अप्रोच हैं, तो ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्रेडिट रेशनिंग और चेंज इन लेंडिंग मार्जिन्स। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर दी क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ
मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से क्वांटिटेटिव अप्रोच है इनमें से? तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में आप बता देंगे कौन कौन से भैया? ये एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, सीआरआर, ये सब जो है वो क्या है? ये बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच है, मतलब सॉरी क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इससे मार्केट में पैसे की क्वांटिटी को या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। अच्छा, फिर तो आंसर आप लगाएंगे, इनसे पूछें कौन सा क्वांटिटेटिव अप्रोच है, तो आप इनमें से एक देख लेना, अगर ऑप्शन में है तो आप लगा दोगे। उसके बाद फिर बात करें तो क्वालिटेटिव अप्रोच, मतलब तो क्वालिटेटिव अप्रोच में ऑप्शन में इन तीन में से देख लेना कि भैया कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग हो रही है कि नहीं, रेगुलेशंस चेंज हो रहा है क्या, वो लिखा है क्या, क्रेडिट रेशनिंग मतलब उधार देने के लिए कोई रेंज सेट की जा रही है क्या, फिर उन्होंने कहा चेंज इन लेंडिंग मार्जिन, मतलब जो गिरवी रख रहे हैं उस पर कितना जो है लोन मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब जो है वो बेसिकली कौन से अप्रोच कहलाएंगे? क्वालिटेटिव अप्रोच। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज क्वालिटी अप्रोच या क्वालिटेटिव अप्रोच, तो आप बताएंगे इन तीनों में से एक। तो ऑप्शन में कोई भी इन तीनों में से एक है तो आप टिक कर देना कि भैया ये जो है वो मौद्रिक नीति की क्वालिटेटिव अप्रोच है, बाजार में अर्थव्यवस्था में पैसे की क्वालिटी को बढ़ाना, है ना, या सिस्टम की क्वालिटी को बढ़ाना। अब बेसिकली आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जब आरबीआई ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया तब रेट्स उसने क्या डिसाइड किए। अब जैसे कि मैं बता दूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मैंने आपको बताया कि वो साल में कितने बार आती है? 6 बार। तो पहली बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, वो आती है अप्रैल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक। फिर उसके बाद जो सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो आती है भैया आपकी जून में। थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी आती है अगस्त में। फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी आती है अक्टूबर में। फिफ्थ मॉनेटरी पॉलिसी आती है दिसंबर में। और सेवेंथ मॉनेटरी पॉलिसी आती है फेब में, है ना। ये मॉनेटरी पॉलिसी के ड्यूरेशन है, आप याद रखेंगे बेसिकली। लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी और हालात ऐसे लग रहे हैं कि हम 2 महीने का समय भी नहीं वेट कर सकते, बाजार में महंगाई या तो बहुत बढ़ रही है या मंदी जैसे हालात हैं, बाजार की परिस्थितियां विकट हैं, तो हम 2 महीने का इंतजार नहीं करना चाहते, तो हम इस अंतराल के बीच में भी कभी कभी इमरजेंसी में मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा कर लेते हैं। हालांकि वो एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है। ऐसी ही एक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट हुई थी जिसका मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, दिनांक 8 जून 2022 को जो है। अब देखिए कि यहां पर जून जो है वो कहां दिख रहा है आपको, तो बेसिकली यहां पर अप्रैल में आती है, फिर मई छोड़ के जून में आती है, फिर जुलाई छोड़ के अगस्त में आती है। तो यहां पर लास्ट टाइम जो अप्रोच हुआ था वो क्या हुआ था? 8 जून को। तो 8 जून को जो है जो रेपो रेट्स हैं या सारे रेट्स हैं इनमें परिवर्तन किया गया था। अब मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल जैसे अगर 8 जून के हिसाब से रिकॉर्ड क्या है, तो रेपो रेट जो है वो चल रहा है 4.9%, ठीक है। फिर इसके बाद रिवर्स रेपो रेट जो चल रहा है वो 3.35%। फिर बैंक रेट जो चल रहा है वो 5.15%, है ना। अब रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब मैं समझा रहा हूं। ये सब जो इन सब को बोला जाता है पॉलिसी रेट्स। इन सबको पॉलिसी रेट्स बोला जाता है ना। तो पॉलिसी रेट्स में अभी रेपो रेट चल रहा है 4.9%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 5.15% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट 5.15%, कैश रिजर्व रेशियो 4.5% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। आप ये जो है वो याद रखिए। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं। अब मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं फ्रेंड्स। देखिए होता यह है कि मान लीजिए ये जो है ये मान लीजिए क्या है, आरबीआई है। क्या है? आरबीआई, ठीक है। और ये है कमर्शियल बैंक्स, मतलब बैंक्स अपने,
अब होता क्या है कि हमें तो पता है कि आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, मतलब बैंक अगर लोन लेते हैं तो किससे लेते हैं, आरबीआई से। तो भैया आरबीआई बैंकों को लोन देता है ना, लोन। लेकिन अब जब लोन देता है तो लोन के बदले में बैंक जो है वो क्या चुकाते हैं, इंटरेस्ट चुकाते हैं। इंटरेस्ट का एक काम करते हैं हम लोग, अलग कलर से जो है लिखते जाते हैं। लोन का कलर येलो है और इंटरेस्ट का कलर जो है क्या है, व्हाइट है। इंटरेस्ट, ब्याज। तो फ्रेंड्स अगर ये लोन जो है वो बेसिकली 3 महीने तक का है, 3 मंथ्स, अगर ये लोन 3 महीने तक का है तो 3 महीने तक का लोन अगर बैंक आरबीआई से ले रहे हैं, आरबीआई बैंकों को 3 महीने तक का लोन दे रहा है, तो बैंकों को बदले में जो ब्याज चुकाना पड़ता है उससे बोला जाता है रेपो रेट। रेपो रेट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? आपसे कोई पूछे कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू मनी कॉमर्शियल बैंक फॉर अप टू 3 मंथ्स। 3 महीने तक का लोन अगर बैंकों को चाहिए तो उसके लिए कौन सा जो लगेगा, वो लगेगा आपका रेपो रेट। अच्छा, अब यहां पर देख लो भैया, रेपो रेट जो है वो कितना चल रहा है, रेपो रेट चल रहा है 4.9%। हमने यहां पर लिख दिया कि रेपो रेट चल रहा है 4.9%। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद फिर अगला एक और मेजर मैं आपको गिनाता हूं। मान लीजिए लोन दिया गया है ना, ये पीला रंग जो है याद रखिएगा लोन का है ना। मैं यहां पर आपको निशान बता देता हूं कि भैया ये जो पीला रंग है, येलो वन है, ये लोन का रंग है, और जो वाइट रंग है वो इंटरेस्ट का है। ये इंटरेस्ट का है। तो अब ये लोन दिया और बदले में इंटरेस्ट लिया। अब आप बोलोगे यार ये तो वही बात हो गई, इधर भी तो लोन दिया और इंटरेस्ट लिया, यहां भी लोन दे रहे इंटरेस्ट दे रहे, लेकिन यहां पर जो लोन है वो 3 माह से ज्यादा का है। तो जब आरबीआई बैंकों को 3 माह से ज्यादा का लोन देता है तो उसके बदले बैंक आरबीआई को जो ब्याज चुकाते हैं, वो जो ब्याज है वो कहलाता है बैंक रेट। क्या कहलाता है? बैंक रेट। ये आप याद रखिए। अच्छा, उसके बाद फिर बैंक रेट अभी कितना चल रहा है, ये देखिए, बैंक रेट 5.15%। तो बैंक रेट चल रहा है 5.15%। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, तो आप बोलोगे कि साहब रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को 3 महीने तक का लोन देता है, 3 में ज्यादा नहीं, 3 महीने तक का। फिर उसके बाद बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को 3 महीने से ज्यादा का लोन देता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से लोन दिया किसने, आरबीआई ने बैंकों को, लेकिन इस बार जो लोन है वो 1 दिन का लोन है, 1 दिन का लोन। तो जब 1 दिन का लोन है तो भाई लोन लिया है, भले ही 1 दिन का हो, पर बैंक इसके बदले में क्या चुकाएंगे, ब्याज चुकाएंगे। और वो जो ब्याज है वही ब्याज कहलाता है एमएसएफ रेट। और एमएसएफ रेट चल रहा है अभी 5.15%। क्लियर है? याद रहेगा? मैं थोड़ा सा इसको कलर से
और कवर कर देता हूं, ये रेपो रेट, ये बैंक रेट, ये एमएसएफ रेट। आपसे पूछेंगे कि रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट में डिफरेंस क्या है? तो भैया आरबीआई अगर एक दिन का लोन दे बैंकों को तो बैंकों को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो एमएसएफ रेट है। आरबीआई अगर 3 महीने से ज्यादा का लोन दे तो बैंकों को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा वो बैंक रेट है। और आरबीआई अगर 3 महीने तक का लोन दे तो बैंक जो इंटरेस्ट चुकाएंगे वो रेपो रेट है। मतलब कुल मिला के तीनों बात एक ही है, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, ये तीनों जो है ब्याज है जो बैंकों को चुकाने पड़ते हैं। किसको? आरबीआई को। लेकिन तीनों में लोन का जो अंतराल है, जो समय है, वो जो है बेसिकली अलग अलग है। रेपो रेट से 3 महीने तक का लोन लिया जा सकता है, बैंक रेट से 3 महीने से ज्यादा का लोन ले सकते हैं बैंक आरबीआई से, और एमएसएफ रेट से जो है बैंक आरबीआई से 1 दिन का लोन भी ले सकते हैं और बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है वो एमएसएफ रेट 5.15%। अच्छा फ्रेंड्स, फिर मैंने बताया कि जैसे येलो जो है हमारा कलर वो लोन का है, तो इस बार उल्टा हो रहा है। लोन आरबीआई नहीं दे रहा, लोन बैंक दे रहे हैं। किसको? आरबीआई को। मतलब बैंकों के पास जब एक्सेस ऑफ मनी होता है तो बैंक क्या करते हैं? अपना पैसा, अभी उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, उतना उपयोग नहीं हो रहा है, अगर खप नहीं रहा पैसा, ज्यादा एक्सेस ऑफ मनी है, तो बैंक क्या करते हैं? अपना पैसा आरबीआई में जमा कर देते हैं। इनडायरेक्टली ये कह दो कि बैंक आरबीआई को पैसा दे देते हैं, लोन दे देते हैं। तो फिर भैया आरबीआई इसके बदले इंटरेस्ट चुकाता है, ब्याज चुकाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है इसे कहा जाता है क्या? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी चल रहा है 3.35%। 3.35%। आपसे पूछा गया कि भैया रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे कि जब कोई बैंक आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करता है, जमा करता है बैंक आरबीआई में, है ना, या फिर आप इसे लोन भी बोल सकते हैं कि जब आरबीआई बैंकों से लोन लेता है तो इसके बदले आरबीआई बैंकों को ब्याज देते हैं, और ये जो ब्याज है यही ब्याज क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट, आर आर आर, रिवर्स रेपो रेट। मतलब इन तीनों से अलग है, क्योंकि इन तीनों में क्या हो रहा है? इन तीनों में ब्याज कौन चुका रहा है? बैंक। रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट। लेकिन यहां रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या हो रहा है कि ब्याज जो है वो कौन चुका रहा है? तो ब्याज चुका रहा है उल्टा आरबीआई। किसको? बैंकों को। तो आरबीआई बैंकों को जब लोन चुकाता है, सॉरी इंटरेस्ट देता है, तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो 4 मेजर्स हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भैया बैंकों के पास दिन भर में जितना भी पैसा आता है, मतलब बैंकों के पास मान लीजिए डेली डिपॉजिट जो आया, कलर दूसरा ले लेता हूं, बैंकों के पास डेली डिपॉजिट बैंकों के पास डेली डिपॉजिट अगर मान लीजिए आया जो भी, वो है 1000 रुपए। कितना है? 1000 रुपए। तो इस 1000 रुपए का इस 1000 रुपए का सर्टेन परसेंट, मतलब मान लीजिए कितना? 18%, 18.5%, है ना। वाइट कलर ले लेता हूं, ये 18.5%। बैंकों के पास डेली जितना भी पैसा आता है उसका
18.5% वो अपने पास ही रिजर्व करके रख लेते हैं। और किस फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं? तो ये रिजर्व वो करते हैं कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब सिंपल, बैंक उन पैसों में से कुछ हिस्सा जो है सरकार के प्रपत्रों में भी इन्वेस्ट करता है, सरकार को उधार देता है, उससे बैंक की कमाई होती है। तो इन तीन फॉर्म्स में जो है कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में बैंक अपने पास ही पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को बोला जाता है फ्रेंड्स एसएलआर। क्या बोला जाता है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर से डेफिनेशन दोहरा दूं कि बैंकों के पास एक दिन में जितना भी डिपॉजिट आता है उसका अभी फिलहाल 18.5% बैंक अपने पास ही रिजर्व करके रख लेते हैं। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। और इसी को बोला जाता है क्या? एसएलआर, है ना, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, फिर यही जो डेली डिपॉजिट है इसमें से 18% इधर चले गए, फिर मान लीजिए कि उसी में से आरबीआई के पास भिजवाए हर दिन कितना परसेंट? 4.5%, 4.5%। मतलब ये कि प्रतिदिन या हर दिन 4.5% पैसा जो है वो कहां भिजवा रहे हैं? आरबीआई के पास में। और वो भी किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो बैंकों के पास एक दिन में जितना भी पैसा आता है उसका 18.5% बैंक अपने पास रख लेते हैं और 4.5% बैंक जो है वो कैश के रूप में आरबीआई के पास भिजवा देते हैं। तो कैश के रूप में जो आरबीआई के पास भिजवाते हैं 4.5% पैसा, उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब आपसे बोलेंगे कि साहब SLR और CRR में अंतर क्या है? तो पहले तो फुल फॉर्म में ही अंतर है कि भैया जो SLR है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या जो SLR है वो पैसा है कि दिन भर में बैंकों के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट बैंक अपने पास ही बचाकर रिजर्व करके रख लेता है, उसे बोलते हैं SLR, है ना। और अभी वो कितना चल रहा है? 18.5%। और ये किस फॉर्म में जमा करके रखता है? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। फिर उसके बाद 18%, 18.5% अपने पास रख लिया और 4% उसी पैसे में से, किसमें से? 1000 रुपए में से 4.5% वो आरबीआई के पास कैश में भिजवाता है हर दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके वो भिजवाता है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? आपका बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के पास पैसा रखवा दिया तो CRR, और बैंक ने अपने पास पैसा रख लिया तो SLR, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं मॉनेटरी पॉलिसी का कंक्लूजन। ये देखिए कंक्लूजन मैं आपको यहां पढ़वाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा यहां साफ सुथरा किया जाए। देखो फिर से बात, रेपो रेट से बैंक कितने महीने तक का लोन ले सकते हैं? अप टू 3 months, ऐसे ही है ना। फिर बैंक रेट से कितना लोन ले सकते हैं? फॉर मोर देन 3 months, मतलब 3 महीने से ज्यादा। फिर उसके बाद MSF से कितने दिन का लोन ले सकते हैं? तो 1 day, 1 दिन का। कौन? किससे? बैंक आरबीआई से 1 दिन का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट क्या लगेगा? MSF रेट। फिर इसके बाद दिन भर में जितना भी पैसा आता है ना, डेली डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट का कितना परसेंट? तो भैया 4.5% जो है अगर वो आरबीआई के पास भिजवाते हैं डेली डिपॉजिट का, तो वो कहलाता है CRR। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, है ना। और अगर 18% जो है वो भिजवाते हैं किसके पास में? अपने खुद के पास, मतलब बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया वो अपने पास ही 18% रिजर्व कर लेता है, बाकी जो बचा है उसमें से 4.5% आरबीआई को भेज देता है और जो बचता है फिर उससे बिजनेस करता है। तो ये क्या कहलाता है? SLR। जो बैंक अपने पास बचा के रख रहा है
SLR, और जो आरबीआई के पास भिजवा रहा है वो CRR। लेकिन ध्यान रखना ये सब जो है रेट डिसाइड कौन करता है? ये सारे रेट्स आरबीआई डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। और कब डिसाइड करता है ये रेट्स? तो वो ये रेट डिसाइड करता है, देखिए बता देता हूं आपको मैं, ये सारे रेट्स वो डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी में। यहां पर देखो साफ लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल कैश फ्लो। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो कब आएगी? हर 2 महीने में, मतलब 6 बार साल में, तो हर 2 महीने में, आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने में आरबीआई ये डिसाइड करेगा कि भैया रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट या एमएसएफ रेट, सीआरआर या एसएलआर, इन सारे रेट्स को घटाएं या बढ़ाएं। मॉनेटरी पॉलिसी में बस यही किया जाता है। जब इन सारे रेट्स को चेंज किया जाता है तो मार्केट में कैश फ्लो भी चेंज होता है ना। मान लीजिए कि भैया अभी अगर चल रहा है जुलाई का महीना, है ना, और जुलाई में जैसे अप्रैल में पहली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आता है, फिर 2 महीने बाद आता है, तो मई छोड़ के जून में आएगा, फिर जून के बाद जुलाई छोड़ के अगस्त में आएगा। तो अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी आई है और उसने क्या किया? इन सारे रेट्स को बढ़ा दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाएगा। देखिए मैं समझाता हूं कैसे। ये सारे रेट्स जब कम हो जाते हैं तो बाजार में कैश फ्लो बढ़ता है। अब हम इस पे काम करेंगे। रेट्स के कम होने से कैश फ्लो बढ़ता है। अब ये रेट्स के कम होने से कैश फ्लो कैसे बढ़ता है, हम एक एक जो है वर्ड को या एक एक जो है वो फैक्टर को प्रूव करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट जो है, अगर रेपो रेट को चेंज किया जाए, है ना, अगर रेपो रेट को चेंज किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी हम चेंज क्या कर रहे हैं? रेट्स को कम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अभी चल रहा है 4.9%, इसको घटा के कर दिया 4%, है ना। मैं एक जो है अलग कलर ले लेता हूं, चेंज वाला कलर, कि भैया यहां पर इसे घटा के कर दिया कितना? 4%। अच्छा, अब रेपो रेट चुकाना किसको पड़ता है? तो रेपो रेट चुकाना पड़ता है किसको? बैंक को। तो पहले ब्याज लग रहा था 4.9%, पर मॉनेटरी पॉलिसी आई जुलाई में और आरबीआई अगस्त में, और आरबीआई ने क्या कर दिया? 4.9 से घटा के 4% कर दिया। तो इससे क्या होगा? बैंकों को फायदा होगा। बैंकों को क्या फायदा होगा? बैंकों को यह फायदा होगा कि अब बैंकों को लोन लेने की 3 महीने तक का लोन लेने के लिए कम ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज कम हो लग रहा है अब, तो अब बैंक क्या करेंगे? ज्यादा लोन लेंगे, और जब बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो बैंकों के पास कैश फ्लो बढ़ जाएगा। देखो हमने लिखा है ना, रेट्स के कम होने से कैश फ्लो बढ़ता है। तो यहां पर एक बात तो प्रूफ हो गई कि रेपो रेट के कम होने से कैश फ्लो बढ़ेगा। क्या बैंक रेट के कम होने से भी कैश फ्लो बढ़ता है? देख लीजिए। अब बैंक रेट मान लीजिए ये 5.15 है, अब ये हो गया 4.9%, अगर मान लीजिए ये हो गया, है ना। तो अगर ये 4.9% हो गया तो क्या होगा? 3 महीने तक के लोन के लिए बैंकों को जो 3 महीने से ज्यादा का अगर लोन लेना है, किससे? आरबीआई से, है ना। ये क्या है भैया? ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर 3 महीने से ज्यादा का लोन चाहिए तो उसके लिए इंटरेस्ट कौन सा लगता है? बैंक रेट। पहले लगता था 5.15, अब लग रहा है 4.9। मतलब बैंक क्या करेंगे? अब ज्यादा लोन लेंगे, 3 महीने से ज्यादा के लिए भी ज्यादा लोन लेंगे तो बैंकों के पास कैश फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, रेट कम हो गया। तो क्या होता है भैया? बैंक रेट के कम होने से भी कैश फ्लो बढ़ता है। अब बात करते हैं एमएसएफ रेट। तो भैया 1 दिन का लोन है, पहले लगता था 5.15%, मान लीजिए बाद में हो गया 4%। अगर ये 4% हो गया,
मतलब बैंकों को पता लगा कि एक दिन का लोन अब 5.25 या 5.15 की जगह अब कितने में मिल रहा है, वो मिल रहा है भैया अब सिर्फ 4% में। तो एक दिन का लोन क्या करेंगे, वो ज्यादा लेने लगेंगे। वो ज्यादा लोन लेंगे तो मतलब बैंकों के पास उस दिन के लिए कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो मतलब हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट यही निकल के आ रहा है भैया कि कैश फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है जब ये सारे रेट्स कम होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ये सारे रेट, अच्छा क्या रिवर्स रेपो रेट पर भी यही बात अप्लाई होती है? रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है मैंने बताया था, देखो पीला रंग लोन के लिए, व्हाइट रंग इंटरेस्ट के लिए। अब यहां पर ये पीला रंग है, मतलब लोन कहां से कहां जा रहा है, बैंक आरबीआई को उल्टा लोन दे रहे हैं, वहां पैसा जमा कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो जब बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा कराते हैं तो आरबीआई उसके बदले इंटरेस्ट पे करता है, वो कहलाते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.5%। अब रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया मान लीजिए 3%। तो भैया अब बैंकों को पता लगा कि यार अब पैसा जमा करने पर आरबीआई पहले देता था 3.35% और अब दे रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना, 3% दे रहा है। तो फिर ये बैंक क्या करेंगे, अरे यार पहले ज्यादा मिल रहा था 3.35, अब तो 3% ही मिल रहा है, अरे ज्यादा पैसा जमा नहीं करना होता। तो जब ज्यादा वहां नहीं जमा करेंगे तो वो यहां बच जाएगा, यहां बच जाएगा। मतलब बैंकों के पास पहले जो पैसा वो जमा कर देते थे आरबीआई में ज्यादा ब्याज के लालच में, वो नहीं करेंगे, मतलब बैंकों के पास कैश फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां नहीं जमा किया तो यहां बच गया, तो कैश फ्लो बढ़ गया। तो दोस्तों याद रखिए, मैंने बताया कि ये सारे मेजर्स, चाहे रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे एमएसएफ रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट, जब ये सब कम होते हैं तो कैश फ्लो बढ़ता है। अच्छा, अब उसके बाद फिर बात करते हैं दो और इंपॉर्टेंट मेजर्स की, एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर भैया सिंपल सी बात है, क्या है, बैंकों के पास डेली जितना भी पैसा आता है उसका 18.5% बैंक अपने पास जमा करके रख लेते हैं, और उसी में से 1000 में 5.5% 4.5% वो आरबीआई के पास कैश जो है कैश में भेज रहे हैं। ये है एसएलआर और ये सीआरआर, कहीं ना कहीं पैसा भेजते हैं, रिजर्व करते हैं, अपने पास रिजर्व करते हैं एसएलआर, आरबीआई के पास कैश में भिजवाते हैं वो सीआरआर। अब मान लो ये रेट्स कम हो गए, 18.5 की जगह हो गया 17%, और ये जो है वो कितना हो गया 4.5%, ये 4.5% हो गया। तो अब भैया ये 4.5% हो गया, और ये जो सॉरी ये तो एज इट इज मैंने लिख दिया, रियली सॉरी, ये हो गया मान लीजिए 4%। पहले ये 4.5% था, अब कितना हो गया 4% हो गया। तो अब 4% हो गया, मतलब ये कि पहले 1000 रुपए में से ये 18.5% भेज रहे थे, कहां, अपने पास ही रिजर्व कर रहे थे बैंक अपने पास। 1000 में से 18.5 मतलब 185 रुपए अपने पास जमा कर रहे थे, और 4.5% कहां भेज रहे थे, आरबीआई में कैश के रूप में। मतलब यह कि 1000 का 4.5% मतलब कितना हो गया 45 रुपए जो है वो बेसिकली कैश के रूप में आरबीआई में भेज रहे थे। तो 185 ये हो गया, 45 ये हो गया, है ना। तो मतलब ये कि भैया 185 और ये 5 तो ये हो गया 190 और 4, मतलब 230 रुपए जो है 1000 में से 230 रुपए रिजर्व हो रहे थे दोनों मिला के, कुछ पैसा यहां और कुछ पैसा यहां। अब इनको कम कर दिया, कितना कर दिया 17%, इसको कितना कर दिया 4%, 18.5 से 17 कर दिया, 4.5 से 4 कर दिया। अब देखो भैया 1000 में से कितना 17%, मतलब 170 रुपए वो अपने पास रिजर्व कर रहा है, और यहां पर 1000 का 4% मतलब 40 रुपए वो यहां रिजर्व कर रहा है। तो 170 और 40 कितना हो गया 210, मतलब पहले जहां 230 रुपए रिजर्व करने पड़ रहे थे बैंकों को, अब उन्हें कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 210 रुपए, मतलब उनके पास यूज करने का पैसा बढ़ जाएगा, मतलब बैंकों में कैश फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो भैया यहां से ये बात प्रूफ होती है कि चाहे रेट कोई भी हो, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, कंक्लूजन ये निकलता है, ब्रह्म वाक्य ये निकलता है कि जब ये सारे रेट्स कम होते हैं तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाता है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बाजार में पैसा बढ़ाना हो तो वो क्या करेगा, ये सारे रेट्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। और पैसा बढ़ाना कब चाहेगा, जब बाजार में पैसा कम होगा। और कब लगेगा कि बाजार में पैसा कम है, जब बाजार में मंदी हो,
बाजार ठप हो रहे हो, बिजनेस नहीं चल रहे हो, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, देश की ग्रोथ रेट कम हो रही हो, कमाई कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खरीदारी नहीं कर रहे, बाजार में रौनक नहीं है। तो अब बाजार में पैसे की बढ़ाने की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, अगली जो मौद्रिक नीति की समीक्षा आएगी अगले 2 महीने में, वहां पर वो सारे रेट्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम रेट्स होने की वजह से बैंक धड़ाधड़ आरबीआई से लोन लेंगे, उससे मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाएगा, लोगों को लोन भी सस्ता मिलेगा। अब इसके अपोजिट एक और लॉजिक है कि अगर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट एमएसएफ रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एसएलआर सीआरआर, अभी तक हमने एक कंक्लूजन यह पढ़ा कि ये सभी रेट्स जब कम होते हैं तो कैश फ्लो बाजार में बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अब भैया दूसरा जो है हिसाब ये कहता है कि अभी तो ये रेट्स क्या हुए थे, रेट्स जब कम होते हैं। अब दूसरा केस ये है कि जब ये रेट्स बढ़ जाते हैं तब क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं तब क्या होता है। रेपो रेट क्या है भैया, बैंक वो इंटरेस्ट रेट बैंक को चुकाते हैं, रेपो रेट जिसके लिए बैंक 3 महीने तक का लोन लेते हैं। 3 महीने तक का लोन लेने पर बैंकों को रेपो रेट चुकाना पड़ता है। 3 महीने से ज्यादा का लोन लेने के लिए बैंक रेट चुकाना पड़ता है। 1 दिन के लोन लेने के लिए एमएसएफ चुकाना पड़ता है। और बैंक जब आरबीआई को पैसा देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसके बदले में रिवर्स रेपो रेट मिलता है ना बैंक को। तो ये सारे रेट्स अगर बढ़ जाएं तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इन पे तो पहले सबसे पहले देख ही लेते हैं। ये भाई ये ब्याज तो आरबीआई चुकाता है ना, किसको, बैंकों को, और ये तीनों ब्याज बैंक आरबीआई को चुकाते हैं। तो अब ये तीनों बढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब ये बढ़ गए, मान लो 1-1%, तो क्या होगा कि पहले ये कम थे अब ज्यादा हो गए, मतलब बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। किसको, आरबीआई को। तो जब बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो बैंक क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। तो जब बैंक कम लोन लेंगे तो मार्केट में कैश फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक क्यों कम लोन ले रहे हैं, क्योंकि भैया उन्हें महंगा मिल रहा है ना। पहले रेपो रेट अगर मान लीजिए 4.9% था, फिर बाद में बढ़ के ये 5% हो गया, तो मतलब पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, ये बढ़ गया ना। अब मान लीजिए कि 5 ये हो गया 5.5%। तो मतलब ये कि पहले लोन मिल जाता था 3 महीने तक का 4.9% में बैंक को आरबीआई से, अब 5.5% देना पड़ रहा है। मतलब आरबीआई पर बोझ, सॉरी बैंकों पर बोझ बढ़ रहा है, वो महंगा हो रहा है उनके लिए लोन। तो जब महंगा हो रहा है, यहां पे 3 महीने का लोन महंगा हो रहा है, यहां पे 3 महीने से ज्यादा का लोन महंगा हो रहा है, और यहां पर जो है वो 1 दिन का लोन महंगा हो रहा है। तो ये बेसिकली लोन महंगे हो रहे हैं, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे। और जब बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैश फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, और मार्केट में डिमांड कम हो गई तो महंगाई भी कम हो जाएगी, दाम कम हो जाएंगे। तो ये फैसला कब लिया जाता है, ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये रेट्स हैं, वो बढ़ाए कब जाते हैं। तो ये रेट्स बढ़ाए तब जाते हैं जब बाजार में महंगाई हो। तो महंगाई होगी तो अपने आप जो है
वहां पर आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाए ताकि लोग खरीदारी कम करें, डिमांड कम हो तो दाम भी कम हो जाए। तो अब पैसे को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ये रेट्स बढ़ाए जाते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब ये रेट्स बढ़ जाते हैं तो बाजार में कैश फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, पैसा कम हो जाता है, कैश फ्लो कम हो जाता है। लेकिन ऐसा करते क्यों है? अच्छा, क्या ये मैंने तो ये चारों रेट्स के बारे में बताया, क्या एसएलआर और सीआरआर में भी यही लॉजिक एप्लीकेबल है? क्या इनके बढ़ने से भी मार्केट में कैश फ्लो कम होगा? तो सिंपल सी बात है, बैंक जो अपने पास पैसा जमा करके रखता है वो एसएलआर है, और आरबीआई के पास जो कैश में भिजवाता है वो सीआरआर है। तो पहले 18% बैंक जमा कर रहा था अपने पास, और आरबीआई के पास कैश के रूप में भिजवा रहा था 4.5%। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि साहब, आरबीआई ने, कि एसएलआर आप 18 नहीं 20% जमा करो, 20%। तो एसएलआर कितना जमा कर रहे हैं? 20%। और सीआरआर उन्होंने कहा कि साहब 6% जमा करो, तो 6% ये जमा कर दिया। तो पहले जहां 22.5% रिजर्व कर रहा था बैंक, कुछ अपने पास कुछ आरबीआई के पास, अब वो 26% रिजर्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको बढ़ा दिया गया, है ना। अब ये बढ़ा दिया है तो 26% रिजर्व हो गया टोटल, और पहले कितना था? 22.5% रिजर्व। तो 22.5% पहले रिजर्व कर रहा था और बाकी बचा हुआ पैसा बिजनेस में लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि रिजर्व बढ़ गया 26%, मतलब बाकी बचा हुआ 74% पैसा वो क्या करेगा? वो यूज कर पाएगा, मतलब अब यूज करने का पैसा कम हो गया। तो भैया सिंपल सी बात है, कैश फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन ये कदम कब उठाएंगे? आप याद रखो, ये कदम कब उठाएंगे? रेट्स जब जो है रेट कब बढ़ाएंगे? जब महंगाई बहुत बढ़ गई हो। महंगाई बहुत बढ़ गई हो। जब महंगाई बहुत बढ़ गई हो तो आरबीआई रेट्स बढ़ा देता है, रेट्स बढ़ाता है तो कैश फ्लो कम हो जाता है, कैश फ्लो कम होता है तो मार्केट में डिमांड कम होती है, और मार्केट में डिमांड कम होती है तो महंगाई भी कम होती है, दाम गिर जाते हैं। और जब रेट्स कम कब करते हैं? तो भैया रेट्स कम तब करते हैं जब बाजार में रिसेशन या मंदी हो। रिसेशन या मंदी हो। जब मंदी होती है मतलब यह कि बाजार ठप है, बाजार अच्छे से चल नहीं रहा है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है। और पैसा बढ़ाएं कैसे? तो इन सारे रेट्स को कम कर दो, सस्ता कर दो। तो अपने आप बैंक क्या करेंगे? आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे, क्योंकि ये सस्ता हो गया सब कुछ। और ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा तो लोग खरीदारी बढ़ाएंगे, और जब खरीदारी बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब वो मंदी चली जाएगी। तो मंदी को भगाने का सलूशन है कि भैया ये सारे रेट्स कम किए जाएं, और महंगाई को कम करने का सलूशन ये है कि ये सारे रेट्स क्या कर दिए जाएं? बढ़ा दिए जाएं। महंगाई को भगाना है तो सभी पॉलिसी रेट्स बढ़ा देते हैं, और अगर मंदी को हटाना है तो सभी पॉलिसी रेट्स कम कर देते हैं। अगर मैं आपको ये कंक्लूजन दिखाऊं इस स्लाइड में तो आप देखो कि व्हेन ऑल दीज रेट्स इंक्रीजेस, कैश फ्लो इन द मार्केट डिक्रीजेस। जब ये सभी रेट्स बढ़ जाते हैं तो कैश फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये जब सभी ये रेट्स जो हैं वो बढ़ेंगे तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये सभी रेट्स। और फिर यहां पर क्या लिखा है? व्हेन ऑल दीज रेट्स डिक्रीजेस, जब ये सभी रेट्स कम हो जाएंगे तो बाजार में कैश फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब अपोजिट हो रहा है, सीधी बात। मतलब ये कि आज हमने ये जितनी भी चर्चा की है, हो सकता है कि आपके दिमाग से फॉर एन इंस्टेंस अगर निकल भी जाए तो आपको एक ब्रह्म वाक्य याद रखना है कि बाजार में जो कैश फ्लो है इन रेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये कि जब ये सारे रेट्स बढ़ते हैं तो कैश फ्लो कम होता है,
और जब ये सारे रेट्स कम होते हैं तो कैश फ्लो बढ़ता है। मतलब ये दोनों ना तो साथ में बढ़ते हैं ना कम होते हैं। कैश फ्लो और रेट्स एक साथ नहीं बढ़ते और ना एक साथ कम होते। कैश फ्लो बढ़ेगा, मतलब रेट्स बढ़ेंगे तो कैश फ्लो कम होगा, और रेट्स कम होंगे तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा। और कैश फ्लो बढ़ाना क्यों है? क्योंकि मंदी को भगाना है। और कैश फ्लो कम क्यों करना है? क्योंकि महंगाई को कम करना है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द डिस्कशन अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारी कंक्लूजन में हम यह कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई का वो टूल है, वो रणनीति है जिससे प्राइस या मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए, महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई जो है मार्केट में कैश फ्लो को कंट्रोल में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग करता है। क्लियर है? और उस मॉनेटरी पॉलिसी में वो कंट्रोल कैसे करता है? कुछ पॉलिसी रेट्स में चेंज करके। पॉलिसी रेट्स कौन कौन से होते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट और एसएलआर। रेपो रेट जिससे बैंक 3 महीने तक का लोन लेते हैं, बैंक रेट जिससे बैंक जो है 3 महीने से ज्यादा का लोन लेते हैं, उसके बाद एमएसएफ रेट जिससे बैंक 1 दिन का लोन लेते हैं। किससे? आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट जो जिस रेट पर बैंक आरबीआई में पैसा जमा करते हैं। सीआरआर, रोज के डिपॉजिट का कुछ परसेंट बैंक आरबीआई में भिजवाते हैं, वो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और रोज के डिपॉजिट का कुछ परसेंट बैंक अपने पास ही जमा करके रख लेते हैं, वो एसएलआर। और जब ये सारे रेट्स हर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में हर 2 महीने में आरबीआई डिसाइड करता है, अगर इन्हें कम किया जा रहा है इसका मतलब आरबीआई मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाना चाहता है, और अगर इन्हें बढ़ाया जा रहा है मतलब मार्केट में कैश फ्लो कम करना चाहता है। इज दैट क्लियर? है ना? सो दैट वाज द डिस्कशन अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। फ्रेंड्स, ऐसे ही धमाकेदार और इंफॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप जो है magnetbrains.com पर रेगुलर विजिट कीजिए, हर दिन विजिट कीजिए, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो यहां पर आप क्लिक कर सकते हो और इस तरह से आपको वो कोर्सेज खुले हुए दिख जाएंगे। और अगर आपको बैंकिंग जो है वो पढ़नी है तो आप यहां पर क्लिक कीजिए वॉच नाउ, और आपको इस तरह से जो है वो सारा कोर्स कंटेंट जो है वो दिख जाएगा। लेक्चर्स जो है उसकी लिस्ट दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो लेक्चर का वीडियो कुछ इस तरह से खुलेगा जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आगे फिर हमारी ये यात्रा जो है ज्ञान की बढ़ती रहे, चलती रहे, तो आपको करना क्या है? आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फ्रेंड्स, हम जो है मैग्नेट ब्रेन्स हैं और हम डेडिकेटेड हैं फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो आप ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन हमारा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमारा पूरा डेडिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।